गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। तो शुरू हो चुका आपका फेवरेट शो सुबह सवेरे। आपके लिए हर रोज हम ये बुलेटिन लेकर आते हैं ताकि पूरे दिन के लिए आपको खबरों से पूरी तरह अपडेट कर दें। जी हाँ, तो 1 घंटे आप बने रहिए हमारे साथ, दिखाएंगे आपको देश और दुनिया में क्या कुछ चल रहा है और आज की बड़ी खबरें कौन सी है, कल क्या कुछ हुआ, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। बिहार के बेगूसराय में उस वक्त बवाल मच गया जब मूर्ति विसर्जन के लिए जा रहे लोगों पर पत्थरबाजी शुरू हो गई। इसके बाद पूरे इलाके में पत्थरबाजी हुई, आगजनी हुई। क्या हालात बने देखिए। मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल, दो पक्षों में जमकर हुई पत्थरबाजी। बवाल के दौरान आगजनी। पत्थरबाजी और आगजनी की यह तस्वीर बिहार के बेगूसराय से सामने आई है, जहां मूर्ति विसर्जन के दौरान दो पक्ष आमने सामने आ गए। दरअसल लोग मूर्ति विसर्जन के लिए जा रहे थे जब उनका जुलूस बेगूसराय के बलिया थाना क्षेत्र में कर्पूरी चौक से गुजर रहा था। तभी दूसरे पक्ष के कुछ लोगों ने मूर्ति पर पत्थर फेंक दिया, जिसके बाद मूर्ति विसर्जन करने जा रहे लोग भड़क गए। इसके बाद दोनों पक्षों की तरफ से जमकर पत्थरबाजी हुई। बवाल शाम तक चलता रहा। इस दौरान सड़क पर कई ठेलों को आग के हवाले कर दिया गया। जगह जगह आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिया गया। पुलिस के मुताबिक विवाद की वजह कर्पूरी चौक पर स्थित 6 मीट की दुकानें थीं, जिन्हें मूर्ति विसर्जन के दौरान बंद करा दिया गया था। इसी से नाराज दुकान मालिकों ने इस उपद्रव को बढ़ावा दिया। 5-6 जो मीट काटने की दुकानें हैं रोड पे, एनएच पे उनको बंद करा दिया था नगर निगम ने, क्योंकि वहाँ से जुलूस निकलता था। ये जो 5-6 दुकानदार हैं, इन्हीं लोगों ने ये बदमाशी यहाँ पे स्टार्ट की और उसके बाद इन लोगों ने मूर्ति पे पत्थर चलाए। लेकिन पुलिस ने तुरंत वहाँ पे जवाबी कार्रवाई करते हुए सबको तितर बितर कर दिया है और मेरे यहाँ आने के बाद 6 लोग अरेस्ट होकर जेल भी चले गए हैं और अभी यहाँ पे भारी मात्रा में फोर्स है। अब यहाँ पे स्थिति सामान्य है। मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई पत्थरबाजी से बेगूसराय का माहौल अभी भी तनाव से भरा है। वहीं इस पर अब सियासत भी होने लगी है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई पत्थरबाजी के लिए सीधे सीधे सीएम नीतीश कुमार को घेरा है। बलिया में बड़ी दुर्गा को जिस ढंग से पत्थरबाजी की गई, रोड़ेबाजी की गई और लोग चिल्लाते रहे कि प्रशासन कहाँ है, तो मैं तो समझता हूँ कि नीतीश कुमार के इशारे पर ये सारी चीजें होती है। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में पुलिस की भारी फोर्स मौजूद है। किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए पुलिस लगातार गश्त लगा रही है। फिलहाल पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। पत्थरबाजी और आगजनी पर बवाल करने वाले कुछ और उपद्रवियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई में जुटी है। और इसके अलावा मिर्जापुर में भी मूर्ति विसर्जन के दौरान जमकर बवाल देखने को मिला। यहाँ दूसरे पक्ष ने जमकर पत्थरबाजी की, जिसकी वजह से माहौल तनावपूर्ण हो गया। और मिर्जापुर में आखिर ये बवाल हुआ क्यों और पुलिस ने एक्शन लेते हुए कैसे इस पूरे सिचुएशन को संभाला, वो देखिए। दो पक्षों में पत्थरबाजी की यह तस्वीर यूपी के मिर्जापुर से सामने आई है, जहां एक दूसरे पर जमकर पत्थरबाजी की गई। पत्थरबाजी की यह नौबत क्यों आई, अब जरा उसे भी जान लीजिए। पूरा मामला मिर्जापुर में देहात कोतवाली के जसोवार गांव का है, जहां लोग मूर्ति विसर्जन के लिए निकले थे। दुर्गा पूजा के बाद मूर्ति विसर्जन करने के लिए जब लोग जा रहे थे तो उस दौरान रास्ते में एक समुदाय का झंडा गिर गया, जिसमें दूसरे समुदाय के लोगों ने दुर्गा पूजा मूर्ति विसर्जन के लिए जा रहे लोगों पर पथराव शुरू कर दिया। इस दौरान दोनों तरफ से जमकर पथराव हुए। छतों से भी ईंट पत्थर फेंके गए। पुलिस को जैसे ही इसकी सूचना मिली वो मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद मूर्ति विसर्जन करने जा रहे लोगों ने पुलिस को घेर लिया और कार्रवाई की मांग करने लगे। पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन देकर लोगों को शांत कराया और मूर्ति विसर्जन के लिए रवाना किया। हम लोग लगातार इसमें गश्त पे थे, लोग
लोकल थाने की फोर्स थी। तुरंत जैसे ही हम लोगों ने देखा भीड़ का जमावड़ा, तुरंत हम लोग यहाँ पहुँच गए। बातचीत की गई, बातचीत करके जो है मैटर को देखा गया और जो विसर्जन हो रहा था जुलूस का वो सकुशल वहाँ पर संपन्न कराया गया। इस पत्थरबाजी में कई लोगों को चोटें आई हैं। पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी है और उन उपद्रवियों पर कार्रवाई की तैयारी में है जिन्होंने पूरे माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की। और अब बात मध्य प्रदेश की कटनी की करते हैं, जहां पर एक प्रत्याशी नामांकन फॉर्म खरीदने के लिए 10,000 रुपए के सिक्के लेकर पहुंच गया, जिसके बाद जो वहां पर अधिकारी थे उन्हें सिक्के गिनने में परेशान होना पड़ा। और जब इस प्रत्याशी से वजह पूछी गई सिक्के लेने के पीछे की, तो सभी जवाब सुन करके हैरान रह गए। आप भी सुनिए। एक टेबल पर सिक्के ही सिक्के नजर आ रहे हैं। पास में कुछ लोग बैठे हैं जो इन सिक्कों को गिनते दिखाई दे रहे हैं। बाकायदा पूरे मामले की वीडियोग्राफी हो रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मामला क्या है, तो चलिए पूरे मामले से पर्दा उठाते हैं। दरअसल संदीप नायक को जनता दल यूनाइटेड ने कटनी जिले की मुड़वारा विधानसभा सीट से मैदान में उतारा है। जानकारी के मुताबिक नायक अपना नामांकन फॉर्म खरीदने कटनी कलेक्टर कार्यालय पहुंचे तो सब हैरान रह गए। संदीप नायक अपना नामांकन फॉर्म खरीदने के लिए 1-1 रुपए के 10,000 सिक्के लेकर पहुंचे थे, जिसे देख निर्वाचन अधिकारी हैरान रह गए। मैंने 1-1 रुपए के 10,000 सिक्के लेकर आया हूं। मैं किस पार्टी का फॉर्म लेने आए हैं? मैं जनता दल यूनाइटेड से संभवतः फॉर्म भरूंगा और मैं उसी के लिए यहाँ पर आया हूँ। मैं तो पब्लिक के पैसे से ही चुनाव लड़ने वाला आदमी हूँ। मैंने ना तो कोई टिकट खरीदी है, ना तो मैंने कुछ किया है। पब्लिक का पैसा है, पब्लिक से चंदा लूंगा और चुनाव लड़ूंगा। कम सिक्कों में थी, लिहाजा गिनने वालों के हाथ पांव फूल गए। जैसे तैसे 4 लोगों ने मिलकर 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पैसों की गिनती पूरी की और संदीप नायक को नामांकन फॉर्म मुहैया करवाया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये प्रत्याशी सिक्के लेकर क्यों पहुंचे थे, तो वजह उन्हीं के मुंह से सुन लीजिए। चूंकि चिल्लर चलन से बाहर हो चुकी है और इसको गवर्नमेंट ने कोई बैन नहीं किया है, लेकिन तो भी एक व्यक्ति, कोई भी छोटा दुकानदार हो या बड़ा दुकानदार हो, इन चिल्लरों को लेने से मना कर देता है, जिससे आम पब्लिक को काफी नुकसान होता है। लोगों के पास चिल्लर पड़ी हुई हैं घरों में, लेकिन वो उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। इस बात का हमारा ध्यान केंद्रित करने का था कि जो जिला प्रशासन है वो ध्यान केंद्रित करे कि ये जो सिक्के हैं वो वापस चलन पर आए, और हमने इस तरीके से करारा तमाचा मारा। बता दें कि मुड़वारा विधानसभा से अब तक 1 दर्जन से ज्यादा लोग नामांकन फॉर्म ले चुके हैं। और अब खबर गोपालगंज से आपको बताएं, जहां पर एक चोर को चोरी करना भारी पड़ गया। वो एक घर में घुसा और उसके बाद उसे पकड़ लिया गया। भीड़ ने शख्स के साथ किया क्या, देखिए रिपोर्ट में। चारों ओर लोगों की भीड़ लगी है और एक शख्स उसके बीच बैठा है। नाई उसकी हजामत बना रहा है। ये मुंडन नहीं, सजा के तौर पर बाल मुंडवाए जा रहे हैं। आरोप है कि यह शख्स चोरी करने की नियत से एक घर में घुसा और लोगों के हत्थे चढ़ गया। ये तस्वीरें बिहार के गोपालगंज की हैं, जहां शहर के हजियापुर मोहल्ले में एक महिला के घर में ये युवक घुस गया। चोरी करने पहुंचे इस शख्स को लोगों ने रंगे हाथ पकड़ लिया। फिर क्या, भीड़ का कानून और भीड़ की सास का खेल शुरू हो गया। न FIR लिखवाई गई, न पुलिस को जानकारी दी गई। मौके पर ही सजा देने का काम शुरू हो गया। पहले इस शख्स को पीटा गया, फिर लोगों ने इसका मुंडन करवाया और उसके बाद पूरे इलाके में इसका जुलूस निकाला गया। पूरे मामले का वीडियो बनाकर उसे वायरल किया गया और पुलिस के आने से पहले ही उसे छोड़ दिया गया। आरोप है कि महिला जब घर में अकेली थी तो सन्नाटा देखकर ये शख्स घर में घुस गया और मोबाइल सहित दूसरे सामानों की चोरी करने लगा। महिला ने जब इसे चोरी करते देखा तो शोर मचाया, जिसके बाद लोगों ने इसे रंगे हाथ पकड़ लिया और शुरू हो गया सजा देने का खेल। और एक बड़ी खबर इस वक्त अमेरिका से आ रही है। अमेरिका से खबर ये कि लेविस्टन में अंधाधुंध फायरिंग की गई है और इस फायरिंग में 22 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। तो जो गन कल्चर है अमेरिका में, आए दिन इस तरह की फायरिंग और शूटआउट की घटनाएं देखने को मिलती है। फायरिंग में कई और लोग घायल भी हुए हैं। वारदात के बाद हमलावर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने पूरे इलाके में घेराबंदी कर ली है और राष्ट्रपति जो बाइडेन को इस फायरिंग की सूचना भी दी गई है, क्योंकि 22 लोगों की मौत हो गई है इस फायरिंग में, जबकि कई लोग इसमें घायल हो गए हैं। तो अमेरिका के लेविस्टन में ये अंधाधुंध फायरिंग की जानकारी मिल रही है। और आपको ये भी बता दें कि जो हमलावर था वो फरार हो गया।
उसे अभी पकड़ा नहीं जा सका है और इसी वजह से जो फायरिंग का मकसद है वो भी सामने नहीं आ पाया है। तो बड़ी खबर, 22 लोगों की जान चली गई है जबकि कई लोग इस फायरिंग में घायल हो गए हैं। अमेरिका के लेविस्टन से ये बड़ी जानकारी। और खबरों में आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको, अगर अचानक से सड़क पर 15 फीट लंबा अजगर दिख जाए तो आप भी देख करके डर जाएंगे और कुछ ऐसा ही हुआ भी है। इसके बाद हुआ क्या? जब अजगर को लोगों ने देखा तो कैसे वहां पर तफरी मची, क्या कुछ हुआ इस अजगर के साथ, देखिए रिपोर्ट में आप। हरियाणा के पंचकुला से अजगर का एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। विशालकाय अजगर सड़क पार कर रहा है और लोगों ने सड़क पर अपनी गाड़ियां रोक रखी हैं। आसपास से गुजर रहे लोगों के लिए ये वाकया हैरत भरा था। लोगों ने इन दृश्यों को कैमरे में कैद कर लिया। मोरनी पंचकुला मार्ग पर खेड़ा बागड़ गांव के पास का ये मामला बताया जा रहा है। जिसने इन तस्वीरों को सामने से हकीकत में देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। 15 फुट लंबे अजगर ने मानो सड़क पर कब्जा कर लिया हो। किसी गाड़ी वाले की आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। अजगर के धीरे धीरे सड़क पार करने की वजह से सड़क पर जाम लग गया। हालांकि अजगर धीरे धीरे रेंगते हुए जंगल की तरफ चला गया और गनीमत रही कि अजगर ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। अजगर का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। एक वीडियो दिन का है तो रात के वक्त भी लोगों ने इस अजगर को उसी इलाके में देखा, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। स्नेक एक्सपर्ट्स के मुताबिक जंगलों में रहने वाले ये सांप भोजन की तलाश में बाहर आ जाते हैं। ऐसे वक्त में किसी जानवर या इंसान के संपर्क में आने पर ये उस पर भी हमला कर देते हैं। अब आपको खबर अहमदाबाद से दिखाते हैं, जहां दो गुटों में गरबा खेलने को लेकर झड़प ऐसी बढ़ी कि ये खूनी खेल में तब्दील हो गया। जी आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला था क्या, किसकी हत्या की गई है और हत्या करने वाला शख्स कौन है, आरोपी फिलहाल कहां है हत्या का, ये सारा अपडेट इस रिपोर्ट में। गुजरात के अहमदाबाद से हत्या की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। गरबा खेलने के दौरान दो गुटों में पहले झगड़ा हुआ और फिर विवाद बढ़ता चला गया। तीनों लोगों ने मिलकर एक युवक की हत्या कर दी। इस मामले का वीडियो भी सामने आया है। दरअसल अंकित अपने कुछ दोस्तों के साथ घोड़ासर इलाके में गरबा खेलने पहुंचा था। वहां मौजूद विक्की नाम के युवक ने पारिवारिक कार्यक्रम का हवाला देते हुए उसे गरबा खेलने से रोका। विक्की और गरबा खेलने आए अंकित के बीच कहासुनी हुई और फिर देखते ही देखते नौबत मारपीट तक आ गई। आरोपी अंकित के दो और दोस्त झगड़े में कूद पड़े। तीनों आरोपियों ने मिलकर अंकित की हत्या कर दी। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। हत्या के तीनों आरोपी फिलहाल पुलिस की हिरासत में हैं। और चलिए अब बात करते हैं अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर की, जिसको लेकर के रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तारीख अब कंफर्म हो चुकी है। तो कौन सी वो तारीख है जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा वहां पर की जाएगी भव्य राम मंदिर में, और इसको लेकर अभी क्या तैयारियां हैं, देखिए रिपोर्ट के जरिए। करोड़ों हिंदुओं की आस्था और भावनाओं के प्रतीक अयोध्या के राम मंदिर का भव्य उद्घाटन और रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तारीख कंफर्म हो चुकी है। तारीख 22 जनवरी 2024, वक्त दोपहर 12:30 बजे। ठीक इसी दिन अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर प्रभु रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और उसमें पीएम मोदी भी मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी को भव्य राम मंदिर के उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा के लिए राम मंदिर न्यास से जुड़े चंपत राय, नृपेंद्र मिश्रा और गोविंद गिरी समेत 4 लोगों ने मुलाकात की और उन्हें इसका निमंत्रण दिया, जिसे पीएम मोदी ने स्वीकार कर लिया। हमने उन्हें अयोध्या 22 जनवरी 2024 को पधारकर नए बन रहे मंदिर के गर्भगृह में भगवान राम के नूतन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा अपने करकमलों से करने का निवेदन किया। प्रसन्नता की बात है, प्रधानमंत्री जी ने हमारा निवेदन स्वीकार किया। वे प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अयोध्या में उपस्थित रहेंगे। प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 ये अब निश्चित हो गई है। निमंत्रण स्वीकार करने के बाद पीएम मोदी ने भी ट्वीट करके कहा कि वो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि उनके जीवन काल में इस ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बनने का मौका मिला है। उन्होंने ट्वीट के साथ जय श्री राम भी लिखा। इससे पहले विजयदशमी के मौके पर भी पीएम मोदी ने राम मंदिर पर कहा था कि सदियों बाद ये मौका विजय का प्रतीक है। शताब्दियों से यहाँ कहा जाता है
भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान राम की जन्मभूमि पर बन रहा भव्य मंदिर, दिव्य मंदिर, सदियों की प्रतीक्षा के बाद हम भारतीयों के धैर्य को मिली विजय का प्रतीक है। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला के नूतन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के लिए भव्य तैयारियां भी हैं। पीएम मोदी और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी के साथ इस मौके पर देश के 4000 संत महात्माओं और करीब 2500 प्रतिष्ठित अतिथिगण इसके साक्षी बनेंगे। अब बात एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की, जिन्होंने एक बार फिर से कांग्रेस और बीजेपी पर हमला बोला है और इस बार दोनों ही पार्टियों पर कई पीढ़ियों को धोखा देने का आरोप उन्होंने लगाया है। आखिर किस पर असदुद्दीन ओवैसी ने यह आरोप लगाया और हमला उन्होंने किस पर बोला है, ये देखिए रिपोर्ट। ने कांग्रेस बीजेपी का साथ दिया, कितनी नस्लें हमारी उनका साथ देंगी। हमारे बुजुर्गों ने कुछ सोचकर उम्मीद पर उनका साथ दिया, उनसे वफा नहीं की गई, उनको धोखा दिया। जुबान की तलखी सियासी तेवर को बता रही है, वो भी तब जब 5-5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। न सिर्फ तेलंगाना में ओवैसी की पार्टी कांग्रेस को कड़ी टक्कर दे रही है, बल्कि अब तो मध्य प्रदेश में भी ओवैसी की पार्टी ने एंट्री मार दी है। मध्य प्रदेश की गद्दी पर कांग्रेस की नजर है। पिछली बार जीत हाथ आई भी, लेकिन वो देर तक टिक नहीं सकी। अब एक बार फिर कांग्रेस मध्य प्रदेश में जीत का सपना सजा रही है और ओवैसी की पार्टी पर बीजेपी को जिताने का आरोप लगा रही है। सुनिए ऐसे आरोपों पर ओवैसी का जवाब क्या है। 4 नस्लें जा चुकी हैं और आज भी वही दिल फरेब झूठे वादे किए जाती हैं कि इनको हराना है। अरे यकीनन बीजेपी को हराएंगे हम। अगर मैं आपसे कहूंगा कि आपने क्या बीजेपी को वोट दिया, तो आप सब कहेंगे कि हमने नहीं दिया मोदी को वोट। सुना आपने। वैसे भी ओवैसी की पार्टी पर विपक्ष की ओर से अक्सर बीजेपी को जिताने का आरोप लगता रहा है। जहां भी विपक्षी पार्टी हारती है, अपने हार का ठीकरा ओवैसी पर ही फोड़ती है। चुनावी मौसम आते ही एक बार फिर ऐसी बातें जोर शोर से की जा रही हैं, लेकिन ओवैसी ने भी एक बार फिर खुद पर लगे आरोपों का मुंहतोड़ जवाब दिया है। अगर मैं पूछूंगा तो क्या आप बीजेपी को देंगे, तो आप बोलेंगे नहीं देंगे। मगर बीजेपी जीत क्यों रही है? ये निकम्मों की वजह से, ये कमजोरों की वजह से। सुना आपने। चुनाव में मिल रही बीजेपी की जीत के लिए ओवैसी ने सीधे तौर पर इंडी अलायंस को कसूरवार ठहराया। बता दें कि ओवैसी ने कांग्रेस पर अल्पसंख्यकों की 4 पीढ़ियों को धोखा देने का आरोप लगाया है। मतलब साफ है कि एआईएमआईएम इस बार भी इंडी दलों के खिलाफ डटकर मुकाबला करेगी। और अक्सर यही होता है कि धान की कटाई और सर्द के मौसम में दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का जो स्तर है वो बहुत तेजी से बढ़ जाता है। और पास के जो राज्य हैं पंजाब और हरियाणा, वहाँ किसान पराली जलाते हैं इस मौसम में और इसको इस प्रदूषण के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। दिल्ली एनसीआर एक बार फिर प्रदूषण की चपेट में है। सांसों पर हर साल की तरह इस बार भी संकट मंडरा रहा है। बाहर का मौसम धीरे धीरे धुंधला होता जा रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी वायु गुणवत्ता कई जगहों पर खराब और कई जगहों पर बेहद खराब की कैटेगरी में पहुंच गई है। हर साल की तरह इस सीजन में भी पराली जलाए जाने को प्रदूषण की बड़ी वजह माना जा रहा है। अब सवाल है कि प्रदूषण की असली वजह क्या हरियाणा पंजाब में जलाई जा रही पराली है? किसी भी सिटी का जो बेस पोल्यूशन होता है वो अपने एमिशन होते हैं, चाहे वो वेहिकुलर हो, वेस्ट बर्निंग हो या हमारी लोकल एक्टिविटीज़ हो, तो दैट इज़ द वन। और दिल्ली में हमारे पास लैंडफिल्स भी हैं, तो दे कंट्रीब्यूट टू द मेजर एयर पोल्यूटेंट। अब बात करते हैं कि पराली का अभी तक जो काउंट था वो 100 के आसपास था, एक्सेप्ट यस्टरडे। कल थोड़ा ज़्यादा रहा। तो हम अगर पंजाब का देखें तो 394 के आसपास था, अगर हरियाणा का देखें 274 था। अभी इसमें थोड़ा सा क्लीनिंग करके हम और देखेंगे कि कितना रिफाइंड डाटा आता है। लेकिन पहले इन आंकड़ों पर नजर डालिए। पराली जलाने को लेकर रियल टाइम मॉनिटरिंग के आंकड़ों पर नजर डालें तो 15 सितंबर से 24 अक्टूबर तक हरियाणा में पराली जलाने के 813 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 24 तारीख को 70 मामले दर्ज किए गए हैं।
लेकिन अगर इसी सीजन में पिछले साल 24 अक्टूबर को आंकड़ों को देखें तो कुल मामले 1360 थे, यानी पिछले साल के मुकाबले इस बार पराली जलाने के मामलों में करीब 40% की गिरावट देखने को मिली है। वहीं पंजाब की बात करें तो पंजाब में 15 सितंबर से 24 अक्टूबर तक पराली जलाने के मामले 2306 दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 24 अक्टूबर को पराली जलाने के 360 मामले दर्ज किए गए हैं। पिछले साल 15 सितंबर से 24 अक्टूबर के बीच पराली जलाने के 5617 मामले दर्ज किए गए थे, यानी पिछले साल के मुकाबले पराली जलाने के मामले आधे हुए हैं। अब सवाल है कि पराली जलाने के मामले पिछले साल के मुकाबले कम हुए हैं तो फिर दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण क्यों बढ़ रहा है? जानकार प्रदूषण के लिए कुछ अन्य कारणों की तरफ इशारा कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अभी शहरों का अपना प्रदूषण है। रीज़न बीइंग हम देख रहे हैं कि रात का टेम्परेचर लगभग 2 डिग्री गिर चुका है। जो एटमॉस्फेरिक बाउंड्री लेयर है, यानी कि जो मिक्सिंग है हमारे पोल्यूटेंट की, उसका एरिया कम हो चुका है, एमिशन उतने ही हैं, तो वो एयर पोल्यूशन बिल्डअप में सपोर्ट कर रहे हैं। फिर हम जब बात करते हैं जैसे वेहिकुलर एग्जॉस्ट की भी, तो हमारी जब गाड़ी चलती है तो नॉन एग्जॉस्ट एमिशन भी बढ़ रहे हैं। और हमारी स्टडी है जो दिखाती है कि दिल्ली जैसे शहरों में नॉन एग्जॉस्ट एमिशन का जो कंट्रीब्यूशन है वो और भी जाते हैं। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में हवा में प्रदूषण का स्तर कहां तक जाता है। फिलहाल प्रदूषण के लिए असल वजह क्या है, इस पर अलग अलग जानकारों की अलग अलग राय है। हालांकि इस मुद्दे पर राजनीति भी खूब हो रही है। और बात आगरा की करें तो वहां उस वक्त हड़कंप मच गया जब प्रशासन को एक चलती हुई ट्रेन में आग लगने की खबर मिली। जी हाँ, आखिर जो यात्री ट्रेन के अंदर बैठे हुए थे उन्होंने कैसे अपनी जान बचाई और आग लगने की पीछे की वजह क्या है, देखिए रिपोर्ट में। ट्रेन में धधकती आग की यह तस्वीर यूपी के आगरा से सामने आई है, जिसके बाद पूरे शहर में हड़कंप मच गया। आग लगी थी पतालकोट एक्सप्रेस ट्रेन में, जो फिरोजपुर से सिवनी की तरफ जा रही थी। ट्रेन जब आगरा के भांडाई स्टेशन के पास पहुंची तभी उसकी 2 बोगियों से धुआं उठने लगा और देखते ही देखते ट्रेन की 2 बोगियां जल उठी। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि ट्रेन की 2 बोगियों को आग ने कैसे अपनी चपेट में ले रखा है। जिस वक्त ट्रेन में आग लगी उस वक्त ट्रेन में काफी यात्री मौजूद थे। आग लगते ही ट्रेन की बोगियों में चीख पुकार मच गई। यात्रियों ने अपना सामान लिए बिना ही ट्रेन से कूदकर अपनी जान बचाई। हमें अचानक पता ही नहीं चला कि कब आग आ गई। एकदम से धुआं हुआ, घुटन होने लगी। पूरा बैग, मोबाइल, कुछ भी नहीं, पायल, हर चीज हमारी छूट गई है। कुछ भी नहीं लेके निकले, खाली हाथ लेके निकले, खाली बस वो बच्ची को लेके निकले। दरअसल चलती ट्रेन में ही आग लगी हुई थी। ट्रेन जब एक क्रॉसिंग से गुजरी तो गार्ड ने ट्रेन की बोगी से धुआं उठता देखा और स्टेशन पर सूचना दी, जिसके बाद ट्रेन को रास्ते में ही रोक दिया गया। ट्रेन जैसे ही रुकी आग ने 2 बोगियों को अपनी चपेट में ले लिया, साथ ही इसकी आंच 4 बोगियों तक भी पहुंच गई। ट्रेन में लगी आग इतनी भयानक थी कि जहां ट्रेन रुकी थी उसके आसपास की झाड़ियों में आग लग गई थी। गनीमत ये रही कि वक्त रहते बोगियों से यात्रियों को बाहर निकाल लिया गया, लेकिन इस अग्निकांड में 2 से 3 यात्री घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पातालकोट एक्सप्रेस की जनरल 2 बोगियों में आग लग गई। इस सूचना पर तत्काल पुलिस को वहां रवाना किया गया। 5 फायर टेंडर की गाड़ियां आग बुझाने में लगी। सभी यात्रियों को सुरक्षित उतार लिया गया है। 2 यात्री घायल हैं, उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। घटना के कारणों की जांच की जा रही है। ट्रेन में आग कैसे लगी, फिलहाल इसकी जांच की जा रही है। वक्त रहते आग लगी बोगियों से यात्री सुरक्षित बाहर निकल गए, नहीं तो जिस तरह से ट्रेन में आग लगी थी उससे बड़ी जान हानि हो सकती थी। और आगे और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के बहुत चर्चित पूर्व आईएएस अभिषेक सिंह बहुत जल्द सनी लियोनी के साथ एक सॉन्ग में नजर आने वाले हैं। और इस रैप सॉन्ग को अभिषेक सिंह ने खुद ही गाया है और इसकी जानकारी भी सोशल मीडिया पर उन्होंने अपने पोस्ट के जरिए दी है। Hello Jaunpur, this is Abhishek Singh and this is Sunny Leone and we are wishing you a very happy Navratri and Dashera and we have invited Sunny and she will be coming to Jaunpur very soon. यूपी के चर्चित आईएएस अधिकारी रहे अभिषेक सिंह इस्तीफे के बाद एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार अभिषेक सिंह ने सनी लियोनी के साथ रैप सॉन्ग का ऐलान करके सनसनी मचा दी है। अभिषेक ने सनी लियोनी के साथ एक वीडियो भी पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने जल्द ही जौनपुर आने का ऐलान किया। सनी लियोनी के साथ जिस रैप सॉन्ग में अभिषेक सिंह नजर आएंगे, उस रैप सॉन्ग को पूर्व आईएएस अभिषेक ने खुद गाया है। आईएएस रहते समय अभिषेक सिंह को गुजरात चुनाव में ऑब्जर्वर की ड्यूटी दी गई थी। तब उन्होंने सरकारी गाड़ी के आगे फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी थी, जिसके बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था।
वो इसी साल फरवरी से सस्पेंड चल रहे थे। बाद में उन्होंने आईएएस के पद से इस्तीफा दे दिया और अब वो ग्लैमर की दुनिया में फुल टाइम एंट्री के लिए तैयार हैं। बता दें कि अभिषेक की पत्नी दुर्गा शक्ति नागपाल भी आईएएस अधिकारी हैं।